चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो केमिस्ट्री की एक उलझी हुई, असंतुलित सी दिखने वाली चीज को एक बिल्कुल सही, सामंजस्यपूर्ण रूप में बदल देगी। ये जानते हैं कैसा है? ये बिल्कुल एक मजेदार पहेली को सुलझाने जैसा है। तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल, आखिर किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत ही क्या है? इसका जवाब केमिस्ट्री के एक सबसे बड़े नियम में छिपा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये नियम बस इतना कहता है कि आप किसी पदार्थ को बना या मिटा नहीं सकते। मतलब रिएक्शन से पहले जितने एटम थे, रिएक्शन के बाद भी ठीक उतने ही होने चाहिए, न एक ज्यादा न एक कम। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे हीरो से, या कहो प्रॉब्लम से। ये लोहा और पानी के बीच होने वाले रिएक्शन का एक असंतुलित समीकरण है। ये एक कहानी की शुरुआत तो है, पर अभी ये पूरी कहानी नहीं बता रहा। तो ये है हमारी स्टार्टिंग लाइन, Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। अब पहली नज़र में तो ये ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई में सही है? चलिए जरा गौर से देखते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इसे बैलेंस करें, दो आसान से शब्द समझ लेते हैं। इक्वेशन में जो चीजें बाईं तरफ होती हैं, जो आपस में रिएक्ट करती हैं, उन्हें कहते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट्स। हमारे केस में ये है लोहा और पानी। और रिएक्शन के बाद जो नई चीजें दाईं तरफ बनती हैं, उन्हें कहते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट्स। है ना सिंपल? अब देखिए, यही है हमारी असली प्रॉब्लम। ये टेबल साफ साफ दिखा रही है कि गड़बड़ कहाँ है। बाईं तरफ लोहे का सिर्फ एक एटम है, लेकिन दाईं तरफ 3, और ऑक्सीजन का एक एटम 4 बन गया। ये तो सीधे सीधे प्रकृति के नियम के खिलाफ है। इसी को हमें ठीक करना है। तो इस पहेली को सुलझाएं कैसे? इसके लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके नाम से ये मत सोचिएगा कि हम कोई तुक्का लगाने वाले हैं। नहीं, ये असल में एक बहुत ही लॉजिकल तरीका है, जिसमें हम छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स करके बैलेंस बनाते हैं। चलिए एक एक स्टेप करके इसे समझते हैं। हम हमेशा उस एलिमेंट से शुरू करते हैं जो सबसे ज्यादा असंतुलित हो। यहाँ पर वो है ऑक्सीजन। दाईं तरफ 4 ऑक्सीजन एटम है, तो हम बाईं तरफ H2O के आगे बस एक 4 लगा देते हैं। हो गया, ये है हमारी पहली छोटी सी जीत। ऑक्सीजन अब बैलेंस्ड है। लेकिन एक मिनट, ऑक्सीजन को ठीक करने के चक्कर में हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया। अब बाईं तरफ 4 गुणा 2 यानी 8 हाइड्रोजन एटम हो गए हैं। कोई बात नहीं, ये होता है। इसे ठीक करना भी आसान है। हम बस दाईं तरफ H2 के आगे 4 लगा देंगे। अब हाइड्रोजन के भी दोनों तरफ 8-8 एटम है। प्रॉब्लम सॉल्व। और अब आता है हमारा आखिरी स्टेप। दाईं तरफ 3 लोहे के एटम्स हैं, तो हमें बस बाईं तरफ Fe के आगे 3 लगाना है। और बस हो गया, हमारी पहेली का आखिरी टुकड़ा भी अपनी जगह पर फिट हो गया है। तो लीजिए, हमारा काम पूरा हुआ। जो समीकरण पहले अधूरा और गलत लग रहा था, अब वो एक मुकम्मल और सच्ची केमिकल कहानी सुना रहा है। चलिए एक फाइनल चेक करते हैं। ये देखिए, ये है हमारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। ये बिल्कुल सही है और हमें बता रहा है कि असल में क्या हो रहा है। लोहे के 3 एटम्स पानी के 4 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। और ये रहा सबूत। ये टेबल हमारी सफलता को दिखाती है। अब देखिए, हर एलिमेंट के एटम दोनों तरफ एकदम बराबर हैं। 3 लोहे के, 8 हाइड्रोजन के और 4 ऑक्सीजन के। सब कुछ परफेक्ट बैलेंस में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारा इक्वेशन अब उस सबसे जरूरी नियम का पालन कर रहा है, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई एटम गायब नहीं हुआ, कोई नया एटम बना नहीं, बस उनकी जगह बदली है। यही तो केमिस्ट्री का जादू है। अच्छा, जो इक्वेशन हमने बनाया है, हम उसे और भी बेहतर और भी ज्यादा जानकारी देने वाला बना सकते हैं। कैसे? हर चीज की फिजिकल स्टेट बताकर। मतलब क्या वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस? चलिए देखते हैं। ये कुछ आसान से सिंबल हैं। S का मतलब है सॉलिड यानी ठोस, L का मतलब है लिक्विड यानी तरल, और G का मतलब है गैस। एक और है AQ, जिसका मतलब है एक्वेस यानी किसी चीज को पानी में घोला गया है। ये छोटी सी जानकारी इक्वेशन को बहुत पावरफुल बना देती है। तो ये है हमारा फाइनल, पूरी तरह से डिटेल्ड इक्वेशन। यहाँ एक चीज पर ध्यान दीजिए, पानी के लिए G का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में तरल पानी नहीं, बल्कि भाप का इस्तेमाल हो रहा है। देखा,
ये छोटी छोटी बातें कितनी जरूरी हो सकती हैं। अब ये जो कुछ भी हमने सीखा, ये सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये हमारे चारों तरफ हमारी दुनिया में होने वाली सबसे जरूरी प्रोसेसेस को समझने में मदद करता है। चलिए कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस को ही ले लीजिए। ये वो प्रक्रिया है जिससे धरती पर लगभग हर जीव को ऊर्जा मिलती है। ये भी असल में एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही है। ये बताता है कि कैसे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को लेकर सूरज की रोशनी की मदद से उन्हें ग्लूकोज यानी अपने खाने और ऑक्सीजन में बदल देते हैं। ये प्रकृति का एक परफेक्ट कारखाना है। अब इंडस्ट्री से एक उदाहरण देखते हैं, मेथनॉल का प्रोडक्शन। ये इक्वेशन दिखाता है कि कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस आपस में मिलकर मेथनॉल बनाते हैं, जो एक बहुत ज़रूरी फ्यूल है। यहाँ भी एटम का एकदम सही बैलेंस ही इस प्रक्रिया को कामयाब बनाता है। तो अब तक हमने जो भी सीखा, चलिए उसे एक बहुत ही आसान 4 स्टेप की चेकलिस्ट में डाल देते हैं। इसे कोई भी किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये रही वो 4 स्टेप की चेकलिस्ट। स्टेप 1, रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। स्टेप 2, दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स को गिनिए। स्टेप 3, कोएफिशिएंट्स का इस्तेमाल करके एक-एक करके एलिमेंट्स को बैलेंस कीजिए। और सबसे ज़रूरी स्टेप 4, आखिर में एक फाइनल चेक कीजिए कि सब कुछ बराबर है या नहीं। इस प्रोसेस को फॉलो करने से कोई भी समीकरण हल किया जा सकता है। तो अब जब हम किसी केमिकल इक्वेशन को देखते हैं तो वो सिर्फ अक्षर और नंबर नहीं है, बल्कि हम एक केमिकल कहानी पढ़ रहे हैं। ये एक बहुत ही मज़ेदार स्किल है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे चारों ओर प्रकृति में और न जाने कितने ऐसे राज हैं जो एक सही समीकरण के खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।